हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने जीएस के लेक्चर में कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जीएस पढ़ते कैसे हैं और आज हम क्या शुरू करेंगे, इन सारे मुद्दों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक, तो आते हैं कि जीएस में आपको पढ़ना क्या है। ठीक, तो जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस का सेक्शन पढ़ना है और साथ साथ करंट पढ़ना है। ठीक, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के लेक्चर की डिमांड की वजह से इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने से ज्यादा समझना पड़ता है। अगर आपने समझा नहीं है तो इकोनॉमिक्स कभी भी 100% स्कोरिंग नहीं कर सकती। और मैं बताता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स समझ के पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स की तरह 100% स्कोर करा सकता है। और बेसिकली वनडे एग्जाम में आजकल इकोनॉमिक्स का बहुत तेजी से ग्रो अप हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है इकोनॉमिक्स। और बेसिकली एसएससी की बात करें तो एसएससी लगभग 30% क्वेश्चन अपने इकोनॉमिक्स से रख रहा है। तो जीएस में जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स का सेक्शन काफी तेजी से ग्रो किया है। तो हमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन सबसे पहले कवर करना है और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या आता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन की बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स को हिंदी में करते हैं अर्थशास्त्र। तो आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, सीधी बात मैं यहां बताता हूं। आप अर्थशास्त्र पढ़ के विद्वान बनेंगे तो विद्वान नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। क्या पढ़नी है? अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की। किसकी पढ़नी है? इंडिया की। तो इंडिया की इकोनॉमी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी, जिसे आप कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे आप? भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी चीज पढ़ने के पहले हमें यह जानना होगा कि उसकी ओरिजिन कहां से हुई, स्टार्ट कहां से हुई इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो अर्थशास्त्र हिंदी का शब्द है, यह सबसे पहले प्रयोग किया गया कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसने? कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ जो है किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य महोदय ने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। लेकिन इस ग्रंथ में अर्थशास्त्र के विषय में बहुत कुछ बताया नहीं उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में सिर्फ इतना बताया कि अर्थशास्त्र का वही महत्व है जो शरीर में रक्त का है। धन का राज्य में वही महत्व है जो शरीर में रक्त का है। अगर शरीर से रक्त निकाल दी जाए तो शरीर मृत हो जाएगा, और अगर राज्य से धन निकाल लिया जाए तो राज्य मृत हो जाएगा। तो बेसिकली कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र रहा है, यह ग्रंथ अर्थशास्त्र के विषय से संबंधित नहीं है। यह जो है राजनीति से भी संबंधित है। किससे? राजनीति विज्ञान का ग्रंथ यह माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत बताया है। इस सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग बताए हैं, राजा, मित्र, दुर्ग, वित्त। इस प्रकार इन्होंने 7 अंग बताए हैं, सेनापति। तो यह ग्रंथ जो लिखा तो अर्थशास्त्र के नाम से गया, लेकिन संबंधित किससे है? राजनीति विज्ञान से। कभी कभी विकल्प में, प्रश्न के विकल्प में राजनीति विज्ञान विकल्प में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब राजनीति विज्ञान विकल्प में नहीं होगा तो विकल्प में होगा प्रशासन। क्या होगा विकल्प में? प्रशासन। तो अगर प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, तो राजनीति विज्ञान। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से है। अगर राजनीति विज्ञान विकल्प में नहीं है तो प्रशासन से। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र शब्द को गढ़ा और अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी, और यह किताब लिखी गई मौर्य शासनकाल में। तो जब यह किताब लिखी गई मौर्य शासनकाल में, उसके बाद अर्थशास्त्र अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि अर्थशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में जो है स्टेबल किया गया 1776 में। कब? 1776। 1776 में एक अर्थशास्त्री जिसका नाम है एडम स्मिथ। किसने? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र पर एक किताब लिखी जिसका नाम है, एडम स्मिथ की किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है इसका? द वेल्थ ऑफ नेशन।
द वेल्थ ऑफ नेशन नाम से किताब लिखी और इसी किताब से इकोनॉमिक्स की नींव पड़ी। यही किताब जो है अर्थशास्त्र की नींव रखती है। यही कारण है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां से दो हिस्सों में बांटते हैं। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा कौटिल्य ने। कौटिल्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो अर्थशास्त्र है, यह किस विषय से संबंधित है? राजनीति विषय से संबंधित है। इसमें इन्होंने सप्तांग सिद्धांत बताया है और यह ग्रंथ प्रशासन से भी संबंधित है। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने वित्त को भी महत्वपूर्ण पक्ष माना है और वित्त को महत्वपूर्ण पक्ष मानते हुए यह बताया कि जिस तरह राज्य में शरीर में रक्त का महत्व है, उसी तरह राज्य में वित्त का महत्व है। अगर शरीर से रक्त निकाल दिया जाए तो शरीर मृत हो जाएगा और राज्य से वित्त निकाल दिया जाए तो राज्य मृत हो जाएगा। इसलिए राजा को सबसे ज्यादा ध्यान वित्त पर देना चाहिए। ठीक, तो यहां पर अर्थशास्त्र जो विषय था वो पूरी तरह अर्थशास्त्र से कटा हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्टेबल है और इससे लोग एमए, पीएचडी, डीफिल वगैरह डिग्रियां ले रहे हैं। तो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में स्टेबल किया गया एडम स्मिथ के द्वारा और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी और इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। यहीं से अर्थशास्त्र की नींव पड़ी। लेकिन एडम स्मिथ से भी ज्यादा काम किया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसने? जे कीन्स ने। किसने? जे कीन्स महोदय ने। और जे कीन्स महोदय ने इतना काम किया कि इनके भी ऊपर वेटेज दिया गया। इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह मान लिया गया। क्या मान लिया गया? गॉडफादर या ग्रैंडफादर या पितामह। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ 1776 में बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन और जे कीन्स महोदय को अर्थशास्त्र में बहुत अधिक सिद्धांतों की वजह से माना गया अर्थशास्त्र का पितामह। तो अर्थशास्त्र के विषय में इतना ही ज्ञान बहुत है, क्योंकि हमें अर्थशास्त्र पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था बेसिकली एक हाफ वर्ड है। मैंने पहले भी बताया कि जीएस को थोड़ा सा समझिए और इकोनॉमिक्स जैसा विषय तो जरूर समझिए। ठीक, तो अर्थशास्त्र जो एक सब्जेक्ट के रूप में स्टेबल हुआ, इसका ही एक अंग है अर्थव्यवस्था। पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है ये। और इस अर्थव्यवस्था को एक अंग के रूप में अगर पढ़ना है तो आप देखते हैं कि सभी देश के पास अपनी अपनी अर्थव्यवस्था है। सारे देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को अपने अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई करते हैं। तो जब वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई एडम स्मिथ की, तो इन्होंने अपनी इसी किताब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी, जिसे आप कहते हैं कैपिटल इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? कैपिटल इकोनॉमी। और इस अर्थव्यवस्था को सबसे पहले अपनाया किसने? अमेरिका ने। तो अर्थव्यवस्था को अगर सामान्य सी मीनिंग इसकी निकालें तो एक हाफ वर्ड है, अधूरा शब्द है। मेरी अर्थव्यवस्था, आपकी अर्थव्यवस्था, तो मेरी जेब में कितने पैसे, मेरा क्या बैंक बैलेंस है, मेरी अर्थव्यवस्था। तो हम आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो जीएस के पेपर में आएंगे, बट हाँ भारत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो भारत का एक जो वित्तीय प्रबंधन है, भारत का जो आर्थिक प्रबंधन है, यही भारत की अर्थव्यवस्था होगी। तो भारत ने अपनी आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था कैसे बनाई, किन आधारों पे बनवाई और कैसे इसे डेवलप किया, इसकी चर्चा करने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा दुनिया के कुछ देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे नजर डालें तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने बनाई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और इस आधार पर अमेरिका ने सबसे पहले कैपिटल इकोनॉमी को अपनाया। तो प्रश्न ये बनता है कि कैपिटल इकोनॉमी क्या है और क्या इसमें लक्षण है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आते हैं अर्थव्यवस्था के विभाजन पे कि कौन सी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जब आप शुरू करते हैं तो आपने पहले देखा कौन सी? पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब कैपिटल। कैपिटल इकोनॉमी इसे सबसे पहले किसने अपनाया? यूएसए ने, अमेरिका ने अपनाया। और इस अर्थव्यवस्था का लक्षण यह होता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे जानी जाती है? अपने उत्पादन के साधनों के आधार पर, वहां पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है और क्या कौन प्रोडक्शन कर रहा है। क्योंकि देखते हैं कि सरकारें भी कुछ प्रोडक्शन करती हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कुछ प्रोडक्शन करता है। तो जब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन मतलब प्रोडक्शन के फैक्टर पर
पूंजीपतियों का, कैपिटलिज्म का, पूंजीपतियों का नियंत्रण हो। तो जब उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीपति मतलब निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण है। तो जब प्राइवेट सेक्टर के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो कहलाती है मार्केट। क्या कहलाएगी? बाजार कहलाएगी। तो पूंजीपतियों से मिलकर के बनता है बाजार। तो प्रायः प्रश्न आता है कि मार्केट इकोनॉमी कौन सी है? तो मार्केट इकोनॉमी है कैपिटल इकोनॉमी। पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहां उत्पादन के साधन पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, मतलब लगभग 100 के 100% क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन होते हैं। उत्पादन के सभी संसाधन निजी पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। तो जब निजी पूंजीपतियों की बात आती है तो वहां पर दो चीजें देखिए। जब कभी भी आप बाजार जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो वहां पर दो दुकानदारों के मध्य प्रतियोगिता भी देखने को मिलती है। और जब बाजार में किसी सामान का अभाव रहता है तो अक्सर उसका दाम बढ़ा हुआ नजर आता है। तो दो फैक्टर यहां काम करता है। निजी क्षेत्र या पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में दो चीजें काम की, एक मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरी प्रतियोगिता, कंपटीशन। ठीक, क्या? डिमांड और सप्लाई और प्रतियोगिता। तो डिमांड और सप्लाई और कंपटीशन, बाजार, तीन चार चीजें यहां फैक्ट निकल के आया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, बाजार होता है, और बाजार में किसी वस्तु का जो निर्धारण होता है वो डिमांड और सप्लाई और कंपटीशन के वातावरण पे होता है। तो यहां पर जो वस्तु का मूल्य होगा वो किस आधार पर निर्धारित होगा? प्रतियोगिता के आधार पर और डिमांड और सप्लाई के आधार पर। ठीक, अब गर्मी में आप एसी बेचेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा, ठंडी में बेचेंगे तो कम दाम मिलेगा। सीधी बात है, क्योंकि ठंडी में उसकी जरूरत नहीं है। तो जहां डिमांड नहीं वहां पर सप्लाई नहीं। सप्लाई, डिमांड है, गर्मी में एसी की शॉर्टेज हो गई तो ऐसी स्थिति में उसका दाम बढ़ जाएगा। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मूल्यों का निर्धारण डिमांड और सप्लाई और कंपटीशन के वातावरण में हो तो इसे कहा जाता है कैपिटल इकोनॉमी। क्लियर? अब समस्या यह थी कि अमेरिका और रसिया का 20 वर्ष तक कोल्ड वार चलता रहा। कोल्ड वार का मतलब है लोग एक दूसरे पे बर्फ का गोला नहीं फेंकते थे, लोग एक दूसरे से लड़ते थे, पॉलिसी से लड़ते थे, इकोनॉमिक पॉलिसी से लड़ते थे। और भी तमाम पॉलिसियां हैं, फॉरेन पॉलिसी है, इससे लड़ा जाता है, लेकिन आर्थिक पॉलिसी से लड़ना एक दूसरा इशू है। यहां पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। रसिया ने इसका प्रतिवाद किया। अमेरिका का जो वैचारिक दुश्मन है रूस, इसने एक दूसरी अर्थव्यवस्था फॉर्मेट की जिसे आप कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशल इकोनॉमी। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या किया इस रूस ने उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण कर दिया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसको रूस ने अपनाया, इसने क्या किया? उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण किया। और सरकार के नियंत्रण में आने के बाद जब भी कोई चीज सरकार के नियंत्रण में होती है तो उन सारी चीजों का निर्धारण सरकार करता है कि कहां उत्पादन होना है, क्या उत्पादन होना है, कैसे उत्पादन होना है। यह सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? सरकार। जैसे भारत सरकार में भी कुछ चीजें हैं जो डिसाइड की गई हैं। जैसे आप ले लीजिए पंजाब का कपूरथला। पंजाब बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। लेकिन वहां पर एक फैक्ट्री लगाई गई है कपूरथला में, रेल कोच फैक्ट्री। और रेल कोच फैक्ट्री जो है चलाने के लिए आयरन और कोयले, इन दोनों की आवश्यकता होगी, और वो दोनों पंजाब में नहीं पाया जाता। तो वो एक पॉलिटिकल नियोजन है, एक पॉलिटिकल इशू है। तो अगर सरकार फैसले करती है तो ऐसे ही करती है। कभी कभी फैसले ऐसे पॉलिटिकल हो जाते हैं ताकि जनता खुश रहे, इस प्रकार के नियोजन होते हैं। लेकिन जब कैपिटल इकोनॉमी में आएंगे तो पूंजीपति वही पैसा लगाता है जहां उसे लाभ होने की संभावना होती है। तो पूंजीपति लाभ के उद्देश्य से काम करता है और सरकार कल्याण के उद्देश्य से काम करती है, वेलफेयर। यहां पर दोनों के टारगेट में अंतर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था वेलफेयर इन द सेंस कल्याण ओरिएंटेड होती है। ठीक, दोनों अंतर बेसिक यहां पे निकल के आए। इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज समझ में आ रही है। यहां पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण कैसे हुआ? डिमांड और सप्लाई के आधार पर और पूर्ण प्रतियोगिता के वातावरण में।
लेकिन यहां सरकार से कौन प्रतियोगिता करेगा? आप भारत में भी देखते होंगे, कैंटीन में कुछ सामान मिलते हैं या रेलवे का टिकट मिलता है। रेल में चाहे एक यात्री ना हो, टिकट उतना ही दाम। रेल पूरी खचाखच भरी हो तब भी टिकट उतने ही दाम का मिलता है। तो बेसिकली यहां डिमांड और सप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही प्रतियोगिता करने वाला कोई व्यक्ति होता है सरकार के सामने। तो यहां डिमांड और सप्लाई और प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि यहां पर जो कुछ निर्धारित किया जाता है वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? सरकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यहां वस्तुओं के मूल्य सरकार द्वारा डिफाइन किए जाते हैं और सरकार इन चीजों को क्लियर करती है कि कहां उत्पादन होगा, क्या उत्पादन होगा। तो दो चीजें समझ में आई, एक तो कैपिटल इकोनॉमी समझ में आई और दूसरी सोशल इकोनॉमी समझ में आई, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में अपनाई गई और रूस में सरकार के ऊपर जो है ये दबाव रहता है कि वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण करे और यहां फ्री छेड़ दिया जाता है निजी क्षेत्र को कि आप बाजार का नियंत्रण खुद करें और डिमांड और सप्लाई के आधार पर वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है। अब समस्या आती है भारत की कि भारत ने कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई। तो वहां दो फैक्टर काम करता है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ और जब स्वतंत्र हुआ तो उसकी क्या कंडीशन थी। तो जो मुझे समझ में आया कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय पूरा विश्व दो ध्रुवों में विभाजित था। एक ध्रुव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए के अंडर में था और दूसरा ध्रुव रूस के अंडर में था। मतलब पूरा वर्ल्ड दो ओरिएंटेशन पे डिवाइड था। भारत सहित तमाम दुनिया के देश आजाद हुए। अब उनके सामने मुसीबत यह थी कि अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए या रूस की समाजवादी। अगर इसको अपनाते तो इसे अपना शत्रु मान बैठते और अगर इसे अपनाते तो इससे शत्रुता मोल लेते। एक समस्या यह थी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हुई जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के पास विरासत में मिला क्या था? गरीबी, बेरोजगारी, ठीक, भूखमरी, ये चीजें भारत को विरासत में मिली थी। अब ये चीजें जब विरासत में मिली हैं, जिस देश की जनता गरीब हो उस देश की सरकार अमीर नहीं होती। उस देश की सरकार भी गरीब थी तो भारत की जनता भी गरीब थी, सरकार भी गरीब थी। तो दोनों के पास पूंजियों का थोड़ा थोड़ा संचय था, कोई भी फुल फॉर्म में नहीं था। तो सरकार की दो मुसीबतें, एक तो इन दोनों से दुश्मनी लेने से बचना है और ऊपर से सरकार के पास पूरी तरह संसाधन भी नहीं है। तो सरकार ने एक मध्यम मार्ग चुना और वो मध्यम मार्ग क्या था कि सरकार ने उत्पादन के कुछ साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण दिया, जो कि यहां का लक्षण है। यहां कौन नियंत्रण करता है? पूंजीपति। और यहां कौन नियंत्रण करता है? यहां से भी कुछ लिया, यहां पर कौन नियंत्रण करता है? सरकार करती है, ठीक। तो कुछ क्षेत्र पूंजीपतियों के लिए छोड़ दिए और कुछ क्षेत्र सरकार के लिए छोड़ दिए। इन दोनों का जो मिला जुला क्षेत्र है वही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये कैपिटल, ये सोशल और ये मिक्स्ड, ये है भारत की अर्थव्यवस्था। एक बार मैं फिर इसे रिपीट करता हूं कि अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, रूस ने समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई। भारत 1947 में जब आजाद होता है तो काफी गरीबी स्थिति में होता है। न सरकार के पास पूंजी होती है और ना ही जनता के पास पूंजी होती है। इस अवस्था में सरकार ने उत्पादन के कुछ क्षेत्र पूंजीपतियों के लिए छोड़ दिए और कुछ क्षेत्र सरकार ने अपने हाथ में रखा। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनी जहां उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का मतलब निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण रहता है। किसका? निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण है और साथ साथ सरकारी क्षेत्र का भी नियंत्रण है, सरकार का भी नियंत्रण है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर काम करें उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था और यह भारत ने अपनाई, ठीक। ये तो हुआ उत्पादन के साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का डिवीजन। इसके साथ साथ हमें कुछ टर्म और मिलते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और पिछड़ी अर्थव्यवस्था। ये तीन टर्म और देखने को मिलते हैं। तो भाई हम कैसे मानेंगे कोई विकसित है, कोई विकासशील है और कौन सा व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, कौन सा देश पिछड़ा हुआ है? तो ये एक सापेक्षिक अवधारणा, पैरेलल कॉन्सेप्ट है। आप मेरी तुलना में, अब मुकेश अंबानी भारत में तो सबसे अमीर आदमी है, लेकिन बिल गेट्स वगैरह के साथ बैठा दिए जाएं तो उनकी तुलना में गरीब हो जाते हैं। तो यही स्थिति यहां बनेगी कि किसी अर्थव्यवस्था को किस आधार पर हम विकसित मानेंगे, किस आधार पर हम विकासशील मानेंगे और किस आधार पर हम
पिछड़ा हुआ मानेंगे। यह भी काफी प्रश्न पूछा जाता है कि कोई अर्थव्यवस्था विकसित कैसे है, उसका लक्षण क्या है। ठीक, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के और क्या क्या भेद हो सकते हैं। ठीक, तो आते हैं अर्थव्यवस्था के भेद, काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। तो एक अर्थव्यवस्था आपको बतानी है पिछड़ी अर्थव्यवस्था, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक, दूसरी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी बतानी है आपको? विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक, यहां पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट पे चले तो काफी चीजें समझ में आती हैं। आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इतिहास में आप पढ़ते हैं कि सभ्यताओं का विकास, किसी भी सभ्यता का जब विकास होता है तो प्रायः वो नदियों के किनारे माना जाता है। जितनी भी सभ्यताएं हमने भी पढ़ी, सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यताएं नदी के किनारे डेवलप हुई। तो जब नदी के किनारे सभ्यताएं डेवलप हुई तो क्यों हुई? उसका कारण यह है कि नदी के सामने जब सभ्यता डेवलप होती है, उसका उद्देश्य होता है खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन मतलब कृषि। तो मतलब कोई ना कोई क्षेत्र होना चाहिए उत्पादन का। जब भी कोई अर्थव्यवस्था स्टार्ट करती है तो वह टोटल किस पर आधारित होती है? कृषि पर आधारित होती है और एग्रीकल्चर पर आधारित होती है। धीरे धीरे यही एग्रीकल्चर डेवलप करता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है, तो उद्योग लगना प्रारंभ होता है। और जब उद्योग और कृषि में काम करने वाले लोगों की संख्या पर्याप्त हो जाती है, उसे कहा जाता है सेवा, सर्विस सेक्टर। क्योंकि इन्हीं और उद्योग क्षेत्र, इन उद्योग और कृषि क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है तो सर्विस सेक्टर का कहलाता है। ठीक, तो कोई भी अर्थव्यवस्था इन्हीं तीन क्षेत्रों की भागीदारी के आधार पर आपको दिखाई देगी। तो जिस अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग जब होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई भी अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगी तो कहां से होगी? कृषि क्षेत्र से होगी। यदि इन तीनों ने मिलकर के 100% प्रोडक्शन किया है, इन तीनों का प्रोडक्शन कितना होता है किसी अर्थव्यवस्था में? 100%। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, कृषि क्या है? सर्वाधिक योगदान करता है, मतलब 100% में अगर कृषि क्षेत्र 70%, 50% के आसपास उत्पादन कर रहा है, मतलब ज्यादा योगदान है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा योगदान है, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर पीछे है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक, और अभी भी दुनिया में ऐसे देश हैं जैसे सोमालिया, इथोपिया, युगांडा, ये ऐसे देश हैं जो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की भागीदारी यहां ज्यादा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पादन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा हो, और ऐसी अर्थव्यवस्था को आप क्या कह लेंगे? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल के तौर पे आप इथोपिया, युगांडा को देख सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। मैंने बताया कि जब कृषि क्षेत्र में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगता है तो वह इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर देता है, उद्योग डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन बचेगा, उसे खपाने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर आता है। तो जब अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा हो? कम हो रहा हो, और साथ ही साथ उद्योग और सेवा का योगदान क्या हो? बढ़ रहा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? विकासशील। कारण ज्यादा योगदान, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। जब एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान घट रहा हो और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ता हुआ नजर आए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाएगी। भारत, चीन, पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान की हालत तो अभी खराब है। ठीक, भारत, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और आपका श्रीलंका, ये सब कैसे देश हैं? ये सब विकास करते हुए देश हैं। दुनिया में सबसे तीव्र गति से विकास करता हुआ देश वर्तमान में कौन सा है? भारत है। 2008 के पहले चीन हुआ करता था, लेकिन 2008 से भारत ने चीन को पीछे किया हुआ है, और तब से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था समझ में आई कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा हो, इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि यह कम हो रहा हो, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा हो, और ऐसे देश हैं भारत, चीन, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। ठीक, इसके बाद आते हैं विकसित अर्थव्यवस्था पे। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे आपकी अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ठीक, तो विकसित अर्थव्यवस्था की क्या सिनेरियो होगा? वो एकदम
इसके उलट होगी, पिछड़े के बिल्कुल उल्टी। ठीक, ये कृषि क्षेत्र जो है यहां पे आ जाएगा। ठीक, कृषि क्षेत्र न्यूनतम हो, कृषि क्षेत्र क्या हो, न्यूनतम हो, और अधिकतम कहां हो, अधिकतम उत्पादन हो उद्योग में, किसमें, उद्योग क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन हो, और सेवा क्षेत्र में, उद्योग और सेवा। ठीक, तो सर्विस सेक्टर अगर अधिकतम पे है और एग्रीकल्चर सेक्टर न्यूनतम पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर कहां हो, न्यूनतम पर हो, और सर्विस सेक्टर मैक्सिमम पर हो, उद्योग सेक्टर मैक्सिमम पर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था। आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक, इनका नाम ले सकते हैं। तो एक बार फिर से तीनों को रिपीट करते हैं एक ही सिनेरियो पे कि अर्थव्यवस्था के विभाजन और भी होते हैं। आपने तीन विभाजन पहले भी पढ़े, कौन सा, पूंजीवादी। ठीक, वो तीन विभाजन कौन कौन से थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये उत्पादन के क्षेत्र के आधार पर विभाजन था, और इसका तीन विभाजन और होता है। ठीक, तीन भेद और पाए जाते हैं, ये हैं पिछड़ी, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। तो जब पिछड़ी अर्थव्यवस्था फिर में कृषि की भागीदारी अधिक, विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी कम हो रही है, और विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सेवा और उद्योग क्षेत्र का अधिकतम योगदान होता है। तो इसी आधार पर हम विकासशील और विकसित और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी डिफाइन कर पाते हैं। ठीक, तो आप अर्थव्यवस्था का सिनेरियो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमी कहते किसे हैं, अर्थव्यवस्था है क्या, और हमें पढ़नी क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक, एक टर्म और आता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का विकास और अर्थव्यवस्था की वृद्धि। प्राय इस चीज में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आज मैं वो कंफ्यूजन दूर करता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक, तो पहले इसे हटाते हैं। आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे आप कहेंगे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। ठीक, और दूसरा है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। ये दो टर्म अक्सर आपको परेशान करते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ठीक, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, अर्थव्यवस्था की समृद्धि क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि देखिए, जब किसी इकोनॉमी में ऐसा परिवर्तन हो, ऐसा चेंज हो जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर अर्थव्यवस्था में ऐसा परिवर्तन होता है जो मापने योग्य है, मापने योग्य है मतलब परिमाणात्मक है, कैसा है, परिमाणात्मक, जैसे आपका नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, इसे आप माप सकते हैं। तो अगर परिमाणात्मक या मापने योग्य परिवर्तन हो रहा है तो उसे कहेंगे कि अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है। बट डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब ग्रोथ हो तो डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपकी आमदनी 100 रुपया अगर बढ़ गई तो जरूरी नहीं है कि ऐसी भी चीज आपके जीवन में बदल जाए जो आपको विकास के चरम पे पहुंचा दे। ठीक, तो जब यह कंसिस्टेंसी बनी रहती है, यह लगातार बना रहता है, तो उसके आधार पर क्या होता है, विकास होने लगता है। क्या होगा, जब ग्रोथ बनी रहेगी तो डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब यह कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो व्यक्ति के गुणवत्ता में सुधार आने लगता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। ठीक, व्यक्ति की शिक्षा में सुधार आने लगता है। चाहे आप राष्ट्र के स्वास्थ्य और राष्ट्र की शिक्षा को ले लें, तो यदि राष्ट्र की ये चीजें बढ़ती हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, तो राष्ट्र के स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार होता है, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होती है। तो अगर ये परिवर्तन भी होने लगे, मतलब परिमाणात्मक परिवर्तन भी हो और गुणात्मक परिवर्तन भी हो, ठीक, दोनों परिवर्तन देखने को मिले, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों, तो माना जाता है क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है।
अगर अर्थव्यवस्था में ऐसा परिवर्तन हो जो मापने योग्य हो, जैसे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, तो ग्रोथ। और अगर अर्थव्यवस्था में मापने योग्य परिवर्तन होने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा जैसा गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिले, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाए, ठीक, जीवन प्रत्याशा बढ़ने के बाद साक्षरता दर में वृद्धि हो, लिंगानुपात बढ़ जाए, अगर इन सारी चीजों में भी परिवर्तन होता है तो हम मानते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। ठीक, क्लियर, ये चीज समझ में आई? ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।